ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर चल रहे हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये सुन के कि अमेरिका ने ऑफिशियली अभी तक इसको वॉर डिक्लेयर नहीं किया। जो वॉर हुआ वो किस नाम पे हुआ? पावर गेम। पावर गेम। जो यूएस इंडिया ट्रेड डील जिसकी बात हुई, उस पे जो मोटी मार थी वो थी टैरिफ। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि माहौल पहले से तैयार हो गया। एमएल सर, ईरान, इजराइल, अमेरिका, 3 नाम, लेकिन पूरी एक दुनिया की कहानी है। जो अभी के हालात हैं, वॉर चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं। हालांकि युद्ध से कभी भी मतलब शांति नहीं मिलती, युद्ध के रिजल्ट कभी भी अच्छे देखे नहीं गए। तो अगर इजराइल, ईरान, इनकी जो आपसी रंजिश है, दुश्मनी है, क्यों वॉर हो रहा है, क्या किसका सपोर्ट किसको जा रहा है, अलग अलग देशों की अलग अलग कहानियाँ चल रही हैं अभी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पर डिटेलिंग में आप बताएं कि एक्चुअली में असली वजह क्या है। 1991 के बाद जब से ग्लोबलाइजेशन आया, स्पेशली 91 के बाद में इंडिया ने ऑप्ट किया और बाकी देशों ने धीरे धीरे, चाइना ने उससे पहले और बाकी देशों ने, जब से ग्लोबलाइजेशन का फेज़ आया है, अब हम इतने इंटरकनेक्टेड हो गए हैं कि एक अपने आप को आइसोलेट करके कोई इकोनॉमी नहीं चल सकती। आम जनता को ये धारणा है या लोग ये सोच के चल रहे हैं कि ये अमेरिकन वॉर है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये सुन के कि अमेरिका ने ऑफिशियली अभी तक इसको वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है? हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट तो है। नहीं, एग्जैक्टली वो सारी इवेंट हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, एक्शंस हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, एवरीथिंग। बट कितना इंटरेस्टिंग सा है कि उसने अपने आप को अभी तक वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, वो सिर्फ अपना एक एक्शन बोल रहा है। तो आपने जैसे कहा कि प्रभाव है, तो जाहिर सी बात है कि प्रभाव सब पे पड़ना ही पड़ना है। बिल्कुल। हाँ, तो न केवल उस क्षेत्र पे या खाड़ी देशों पे या मिडल ईस्ट या जिसको वेस्ट एशिया कहते हैं उस पे या अरब वर्ल्ड पे, पूरे ग्लोब पे पड़ना है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि ये वॉर सिचुएशंस हैं, तो हम एक एक करके उस बात पे आ सकते हैं कि देशों पे क्या प्रभाव पड़े, क्योंकि कुछ पे सीधे तौर पे पड़ रहे हैं, कुछ पे स्ट्रैटेजिकली पड़ रहे हैं, कुछ पे जियोपॉलिटिकली पड़ रहे हैं और कुछ पे इकोनॉमिक पड़ रहे हैं, ठीक है? तो उसको कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो ये है, इस सोच को फिर हम आगे बढ़ाएं। इंडिया को अगर इसमें देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, राजनीतिक रूप से देखें, आप कहाँ देखते हैं इंडिया को इन सब के बीच में? देखिए, और मतलब क्या रोल प्ले कर रहा है अभी इंडिया? बिल्कुल बिल्कुल, काश ये रोल प्ले करता। इंटरेस्टिंग बात लेकिन ये है फिलहाल मतलब इस हालात में जो भी मतलब क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था और क्या अभी है? मैं ईरान की हिस्ट्री को अगर मैं शॉर्ट में आपसे कहूँ, 1979, उससे पहले ईरान और इजराइल एक बहुत अच्छे दोस्त थे। बिल्कुल, ठीक है। 79 का रजीम आता है, उसका अगर भारत के संदर्भ में हम चीज़ों को देखें, उनके रिश्तों को देखें, तो ये रिश्ते, ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, ये हज़ारों साल पहले की कहानी है। हमारे रिश्ते जो कल्चरल टाइज़ हैं, हमारे हिस्टोरिकल टाइज़ हैं, सिविलाइजेशन के एज से हैं। हाँ, लगभग आप मोटे तौर पे भी कहेंगे तो 4 नहीं, मैं अगर इसको बात कहूँ कि उससे भी पीछे 4,500 साल से पहले का, हाँ, ये एक ज़मीन है, ये सिर्फ भूगोल नहीं है, अपने आप में एक कल्चर है, ज्योग्राफी है, अपने आप में एक हिस्ट्री है। ये रिलेशंस रहे हैं। आप याद कीजिए उस दौर को, जब 1990s का, जब खाड़ी वॉर का सिचुएशन था या उसके बाद का फेज़ था, इतने सैंक्शंस रहे, इतनी चीज़ें नहीं, उसके बाद भी हम लोगों ने अलाइंसेस किए इंडिया के साथ में। लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य इस बात में रहा कि जब से वॉर हुआ 28 फरवरी 2026, अगर मैं उसको डेडलाइन कहूँ या एक मार्क कर दूं मैं उसको, कि उससे पहले का एक संबंध और उसका दौर और बाद का दौर और बाद के संबंध एकदम अलग हैं। लेकिन क्या वजह रही कि इतना बदलाव आया? मतलब जी थोड़ा सा बात ये है कि लोगों को ये पता होना चाहिए। नहीं, देखिए, ये वैसी ही चीज़ है जैसे खुले में सब कुछ रखा तो है, लेकिन हम देखना नहीं चाह रहे हैं उस बात को, ठीक है? क्योंकि इतने अच्छे संबंध होने के बाद आज के दौर में जिस तरीके जो हालात हैं, तो जो आपसी संबंधों में जो दरार आई है, तो असल वजह क्या है? अमेरिका, जो यूएस इंडिया ट्रेड डील जिसकी बात हुई, एक तो बात हुई वो,
लेकिन उस पे जो मोटी मार थी वो थी टैरिफ। टैरिफ। वो कहीं न कहीं टैरिफ की, जब से टैरिफ का जो सीन क्रिएट हुआ और जब से ट्रम्प रिजीम में आए, ट्रम्प के रिजीम के बाद में जिस फेज़ वाइज जितने टैरिफ इम्पोज किए गए, कहाँ वो टैरिफ्स आपके मोर देन 50% पे चले गए। और जब को अच्छी बात ये थी कि जब हमारा ये जो संबंध जब शुरू होते हैं तब हम देखते हैं कि जितना भी हम लोग निर्यात करते हैं, हम लोग ने जितना निर्यात किया उस पर कोई टैरिफ नहीं था। अमेरिका उस पर कोई टैरिफ नहीं करता था, और जबकि उनकी तरफ से जितना भी आता था उस पर हम 15% या उसके आसपास पे कुछ, जैसे गुड्स और सर्विस, जिस उस सेक्टर वाइज हम लोग कुछ टैरिफ्स हम करते थे, उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के फेवर में था पूरी तरह से। लेकिन जब उसको लगा कि ये सारी सिचुएशन उसको अपने फेवर में करनी थी, तब उन्होंने टैरिफ इम्पोज किए, और वो न केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को उसने कंट्रोल करने के लिए ये टैरिफ का सिचुएशन यहाँ रखा गया, ठीक है। और वहीं से जब सिचुएशन बिगड़ने लगी तो इंडिया कहीं न कहीं बैकफुट पे आ गया, और वो बैकफुट पे आना ही, उसके बाद वो इन सारी चीज़ों में धंसता ही चला गया। तो ये जो सिचुएशन थी ना, इस सिचुएशन ने इंडिया को एक बहुत डायलेमा के उस फेज़ में लाके खड़ा कर दिया, जहाँ इंडिया को ये समझते नहीं बन रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में मूव करूँ। क्योंकि हमारे जितने भी पहले के जितने भी अलाइंसेस थे, जितने भी स्टेट, जितने भी रिलेशंस थे, चाहे आप रशिया के साथ ले लीजिए, आप पूरे मिडल ईस्ट के साथ ले लीजिए, पूरे अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ ले लीजिए, इवन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ ले लीजिए, जो इवेंट हुए हैं, अगर आप इनको सीक्वेंस वाइज देखेंगे ना, तो आपको पूरी पिक्चर अपने आप समझ में आने लगेगी कि ये जो टैरिफ सिचुएशन या टैरिफ का जो कंट्रोवर्सी जब से स्टार्ट हुई, तब उस प्रेशर में आके इंडिया के जितने भी डिसीजंस थे वो कहीं भी किसी भी लेवल पे इंडिया के फेवर में नहीं हुए। तब उसको लगने लगा, और उसी के बाद में जो दूसरा फेज़ आता है जब उसने यूरोप के साथ डील की, यूरोपियन यूनियन के साथ, जो EU इंडिया डील जो थी जी। तो जो वो डील की जो सिचुएशन थी, उसको कहीं न कहीं लगा कि उस टाइम उसको जो बेहतर लगता था इंडियन गवर्नमेंट को, या आप उसको इकोनॉमिक या जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, मतलब कौन से ईयर की हम बात कर रहे हैं अभी? ये मैं अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, 3 महीने पहले हमारा EU डील हुआ है जी। हाँ, उससे पहले टैरिफ के जो हमारे रेगुलर जो सैंक्शंस हम पे लग रहे थे, वो सैंक्शंस के लिए हम लोग डरे हुए थे। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि माहौल पहले से तैयार हो गया था। उस सिचुएशन में हम वॉर के फेज़ में आ गए। अब हम डिसीजन वॉर को देख करके नहीं ले रहे हैं, हम उन सारे टैरिफ और वो सारी सिचुएशन को देख के हम डिसीजन ले रहे हैं। मिडिल ईस्ट के मतलब हमेशा से देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहा है, हमेशा, मतलब हमेशा एक मुद्दे का विषय रहा है। तो हमेशा से बस चर्चा का विषय बना रहना है उसको। एक आम आदमी क्या चीज़ों को लेके चलता है, ये चीज़ें लेके चलता है कि उसकी आमदनी, उसकी सुरक्षा, फिर अपने परिवार और ये संबंध, ठीक है। अब चीज़ें ये हुई कि मिडल ईस्ट में जो इश्यूज़ हैं उसको अगर मैं ग्लोबली अगर समझाने के तरीके से कहूँ तो सिक्योरिटी, उसकी लोकेशन, उसके रिसोर्स में ऑयल रिजर्व और गैस रिजर्व्स, ठीक है जी। और फिर सिक्योरिटी कंसर्न। तो अब यहाँ क्या इंटरवीन हो रहा है, तो अब लड़ाई इस बात की है कि कौन उस सब पे कंट्रोल करेगा। तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट होना मतलब जड़ है इसकी, आप कह सकते हो कि मैं इस बात को ये नहीं समझता कि जड़ है, क्योंकि मैं अगर इसको ये कहूँ कि कोई भी दुनिया में वॉर हुए हैं, हर वार के पीछे सब पार्टियां या सब जो भी अलाइंस रहते हैं वो अपना अपना मत देते हैं। लेकिन मैं अगर इसको एक शब्द में पिरोना चाहूँ, एक शब्द में रखना चाहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि ऑल वॉर्स आर रिलेटेड विथ रिसोर्स ओनली। जिसके पास रिसोर्स है उसके पास इकोनॉमी है, जिसके पास इकोनॉमी है हु रूल द वर्ल्ड। और कहीं ना कहीं फिर इसमें अगर हम बात करें न्यूक्लियर को ऐड करने की, अगर तो वो अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है। जी बिल्कुल। न्यूक्लियर पावर को लेके मिडिल ईस्ट का अगर हम देखें, एक बड़ा रीज़न अगर बोल सकते हैं इसको। देखिए, इसको बोलने के पीछे की जो बड़ी वजह है वो ये है कि जब भी ये बातें की, जब नेगोशिएशंस स्टार्ट हुए ईरान और अमेरिका के बीच में जी, जो पहला फेज़ चलता है मस्कत जिनेवा डील, हाँ, ओमान ने एज ए मीडिएटर वहाँ रोल प्ले किया। ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो एक मीडिएटर थे। जिनेवा की लास्ट मीटिंग होती है, ईरान ऑफिशियल्स ने क्लियर कर दिया था कि आपकी लगभग, जो कि ये एक स्टेटमेंट है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, जा सकते हैं, ऑफिशियल साइट्स पे है इवन जी।
वॉर के बाद उन्होंने बताया ये सारी बातें कि उस मीटिंग में क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि ईरान पूरी तरह से एग्री हो गया था जी, कि आप जितनी भी बातें कह रहे हैं लगभग 80% बातों पे वो एग्री था। मैं अगर इसको कहूँ कि मोर देन 80%, उसमें कुछ बातें वो सैंक्शंस को लेकर अलग इशू था, जिसमें इनरिचमेंट ऑफ न्यूक्लियर उसका भी था, यूरेनियम के इनरिचमेंट को लेकर के था, बैलिस्टिक मिसाइल्स के इश्यूज को लेकर के था। मोटे तौर पर वो तैयार था जी। और उसने खुद ने कहा, मतलब ये एक स्टेटमेंट आता है कि उनको खुद ये नहीं समझ में आया कि अचानक से जब सब बातों पे ऑन द टेबल जब डिस्कशन हो रहा था और सब इस बात पे एग्री कर गए थे, तो अचानक से वॉर करने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, अब ऑन द ब्लेम ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, ठीक है। अब क्या होता है, मोटे तौर पर अगर ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, तो कॉमन मैन के दिमाग में क्या आता है? न्यूक्लियर बम, यस, न्यूक्लियर वेपन टाइप का कुछ आता है। बिल्कुल। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का मतलब बम नहीं होता है, वन ऑफ देम। अगर आप न्यूक्लियर बम, मतलब जिसको न्यूक्लियर पावर कह रहे हैं, मतलब उसके पास न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उस तरह की है कि वो वेपन यूज़ कर सकता है। ओके। तो न्यूक्लियर को जब हम वेपन में यूज़ करते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव है, वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में है। जी, वी आर एग्री फॉर दैट। एक बात, तो इसका मतलब हो गया एज ए वेपन हम यूज़ कर रहे हैं, हम एज ए मेडिसिन उसको यूज़ कर रहे हैं, फॉर द रिसर्च हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और फर्दर जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, एनर्जी है, हाँ, उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो वहाँ पे सिर्फ बात इशू होती है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की। तो उन्होंने कहा कि मैं इस सेक्टर्स में, जो नतांज है, फॉर्दोज या जितने भी उसके साइट्स हैं, न्यूक्लियर साइट जिसको कहा है, तो वहाँ पे तो आप ये क्यों नहीं मान के चलते कि इनरिचमेंट का मतलब सिर्फ वेपन ही है? कोई ऐसा एक क्लेम आप मुझे बता दीजिए जिसने ये कहा हो, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने और बाद में भी ईरान ने एज ए न्यूक्लियर को एज ए वेपन, मीन्स जिसको एटॉमिक बम कहते हैं, उस इस्तेमाल की बात की हो। लेकिन जो वॉर हुआ वो किस नाम पे हुआ? मतलब ये पावर गेम, इट्स ऑल अबाउट द पावर गेम। इसके न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर पावर लेने से प्रॉब्लम हो कि आज अगर न्यूक्लियर पावर लेते हैं तो कल के दिन ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, कल के दिन ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी जी। तो इसका मतलब आपका संदर्भ है कि एज ए वेपन जब यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं एक डर तो रहता है ना जी, अदर कंट्रीज़ में कि अगर उनके पास ये पावर जाएगी तो कल के दिन ये भी देखना पड़ सकता है, इसका भी सामना हमें करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है ये चीज़ें भी इसकी एक बड़ी वजह हो, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बीइंग ए रैशनल, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग जैसा अगर आप सोचें, तो मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जी। अली खamenei साहब, अयतुल्ला अली खamenei साहब अब इस दुनिया में नहीं है। 1989 के बाद से लेकर के 79 की पहली रिजीम हुई, पहले खamenei साहब जी। उसके बाद अयतुल्ला अली खamenei साहब जो 26 तक अभी तक रहे, अब मुत्तबा साहब। तो अली खamenei साहब ने खुद कहा था, और ये बात क्लियर थी, कि अगर न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर वेपन जो बात जो वहाँ होती है, तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर बम ह्यूमैनिटी के लिए हराम है। बिल्कुल। तो आप मुझे ये समझिए और आप ईरान को समझिए पहले। अगर ईरान को समझेंगे ना, तो आप इस बात का मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे कि ईरान जिस तरह से जिस चीज़ों का इन्वेस्टमेंट किया है, जिस तरह से उसने अपने स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ को डेवलप किया है, इतने सैंक्शंस के बाद भी, मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन, आई मे बी ए रॉन्ग, बट मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, कि अगर सैंक्शंस नहीं होते तो खamenei साहब, मतलब उसमें स्पेशली मैं कहूँ कि खamenei अगर नहीं होते, मतलब अली खamenei साहब अगर नहीं होते, तो हो सकता है कि ये न्यूक्लियर पावर हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे जिन्होंने ईरान को न्यूक्लियर बम या इस तरह के टेस्ट से रोके रखा, क्योंकि वो प्रमुख थे, वो सर्वोच्च लीडर थे। IRGC जिसको कहते हैं, पूरा जो ईरान है वो इस्लामिक रिपब्लिक है, डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक है, इवन दो उसने ये सारी चीज़ें बना के रखी। और IRGC का कंट्रोल सिर्फ मिलिट्री पे नहीं है, फॉरेन पे है, डिफेंस पे है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पे है, एनर्जी पे है, एवरीथिंग। तो जो उसका जो सुप्रीम लीडर है, जब उस खुद अपने, जिसको कहते हैं घर का मुखिया, अगर प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है, बिल्कुल, तो इतना तो एतबार ज़रूरी था। लेकिन अगर उनके विचार अगर ह्यूमैनिटी को लेके इतने अच्छे थे, तो फिर उनके साथ ही ऐसा क्यों? बिल्कुल जाहिर सी बात है। हाँ, तो मतलब यही सवाल खड़ा होता है कि ये सब चीज़ें थी,
तो मतलब अगर वो सही थे तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह जन्नत बख्शे हाँ उनको। बट जब हम लोग टेबल पे बैठे थे, मतलब जो भी पार्टी थी, ओमान की एज ए मीडिएटर, ईरान ऑफिशियल्स थे, अमेरिकन्स थे, और जब वो लोग टेबल पे बैठे और ये सारी बातें हुई, तब ये तय हो चुका था लगभग कि ईरान ने उस लेवल तक आकर के एग्री हो गया कि मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। इवन 60% अपने जो जितनी भी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ थी उसके लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार था। जो इनरिच्ड यूरेनियम था उसके लिए भी वो तैयार था कि 60% से ज़्यादा आप बस मुझे डिफेंस पर्पज़ से रखने दीजिए, बाकी आप उसको ख़त्म डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र की भी बात हुई थी बीच में, जब ये डायलॉग्स चल रहे थे बीच में मस्कत के बाद में, जब फाइनली जब जिनेवा में जब डिस्कशन हुआ था तब ये बातें हुई, और ये बातें बाद में निकल के भी आ गई, क्लियरली उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो यही सवाल खड़ा होता है कि जब वो बात इस तरह से कर रहे थे, वो एग्री कर रहे थे, तो सवाल आपके जहन में भी आना चाहिए कि जब वो इस बात पे एग्री है तो वॉर क्यों? अब इसका मतलब है कि इसका मोटिव सिर्फ उस न्यूक्लियर जो भी एटॉमिक पावर बनने से या न्यूक्लियर पावर बनने से या किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये मुद्दा किसी और चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे स्ट्रेटेजिक बैलेंस करने की बात हो, पावर बैलेंस की बात हो, हाँ, इकोनॉमिक गेन की बात हो, रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की बात हो। तो आपको लगता है कि अभी जैसे इजराइल, ईरान और अमेरिका, अगर ये वॉर थोड़ा और आगे लंबा चला तो आपको लगता है कि बाकी देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे, प्रॉपर वे में आगे आ जाएंगे, खुल के सामने आएंगे? मुझे लगता है कि ये सवाल ऐसे होता तो ज़्यादा बेहतर होता कि क्या ये वार खींचेगा, मतलब खींचेगा, और कौन से देश मतलब ओपन में अब खुल के सामने मतलब आ सकते हैं? जी, हम इसको दोनों को अलग अलग करके जोड़ते हैं। जैसे पूरे सिविलाइजेशन के लिए, पूरे ग्लोब के लिए कभी भी वॉर फ़ायदे के सौदे नहीं रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ लोगों के फ़ायदे के सौदे रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो हम कभी भी नहीं चाहते कि वॉर बढ़े, जितना जल्दी हो ये ख़त्म हो, ये चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट एक ही उसमें नहीं, कई एंगल से आता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे अभी लग नहीं रहा है कि ये वॉर, अगर मैं पर्सनली, मेरा ओपिनियन है कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये वॉर अभी इतना जल्दी रुकेगा। क्यों? क्योंकि एक लिमिट तक सेपरेशन, हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, इंसान हो, बर्दाश्त होती है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो बर्दाश्त होना, मुझे लगता है कि ये उसी का एक प्रत्युत्तर था, और वो प्रत्युत्तर इतना, मतलब उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई हो गई, हाँ, ताकि मुझे लग रहा है कि ये जवाब देना भी ठीक ही रहा। तो अभी ये सोचना कि ये वॉर रुकेगा, अभी नहीं लग रहा है कि कुछ हफ्ते तो बिल्कुल भी नहीं। आपके काफ़ी मैगजीन्स में, न्यूज़ आर्टिकल में मैंने आपके आर्टिकल देखे। आपके जब आर्टिकल पढ़ता हूँ तो लगता है काफ़ी संभावित चीज़ें आप बहुत पहले आप ऑब्ज़र्व करके आप लिख देते हो अपने आर्टिकल में, और कहीं ना कहीं वो बाद में देखने को भी मिलती हैं प्रैक्टिकली। तो मीना सर, अभी जैसे जो अभी हालात हैं, हालांकि ये हालात जितनी जल्दी ठीक हों उतना सबके लिए अच्छा है, क्योंकि वॉर में सिर्फ बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, तो जितना जल्दी ठीक हो उतना अच्छा है। लेकिन फिर भी जैसे अगर ये बढ़ा तो कौन कौन से कंट्री हैं, अगर ये बढ़ा तो फिर ये होगा, फिर इनको सामने आना ही पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, क्या होता है जब चाहे सीनेट में हो या कांग्रेस में हो, मतलब अमेरिका की संसद है, तो उसी तरह से सीनेट का और कांग्रेस का, तो क्या होता है, कभी भी अटैक की सिचुएशन होती है, कभी वॉर सिचुएशन होती है, उसके एक परमिशन, एक रेजोल्यूशन जैसा करके उस प्रॉपर प्रोसेस से ये चीज़ें, ये इवेंट्स होते हैं जी। हाँ, आपको बताऊँ, मोटे तौर पर ये चीज़ें वहाँ भी स्वीकार्य नहीं है, ना टैरिफ के लेवल पे, न इनके वॉर के जितने भी एक्शंस हुए, चाहे वेनेजुएला की सिचुएशन हो, बाद की ग्रीनलैंड वाली सिचुएशन हो, चाहे ये ईरान वॉर की सिचुएशन। इवन अभी 2 दिन पहले ये हाउस में गए और इनको कांग्रेस से परमिशन लेना था $20 मिलियन का, कि कुछ सैंक्शंस का, और काफ़ी पूरा अपोजिशन उनको फेस करना पड़ा। और शायद आपको याद होगा, अभी मुश्किल से 1 हफ्ता पहले जॉन केंट, एंटी टेरर जो स्क्वाड, जो उनकी एक टीम होती है, उसके चीफ हैं वो अमेरिका के, तो वहाँ पे जितने भी ऐसे डेजिग्नेटेड पर्सनल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो राष्ट्रपति के ही बंदे होते हैं, वो एक तरह से उन्हीं के नुमाइंदे हैं। उन्होंने खुद ये बोलते हुए रिज़ाइन कर दिया
कि ये जो आपका डिसीजन है ईरान वॉर के लिए, तो वो टेरर की सिचुएशन में नहीं था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये क्या मैसेज देता है, ये क्या जाहिर करता है? मैं उनके घर की बात कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं उसको छोड़ के अगर मैं इजराइल की सिचुएशन की बात करूं तो इजराइल के अपने इंटरेस्ट हैं। आप शुरू से देख रहे हैं 48, 67, 73। मैं मोटी मोटी बातें बता दूं कि बिल्कुल। 67 में जब वॉर किया, पूरा अरब वर्ल्ड उसके अगेंस्ट में था। वो एक अकेला जो स्टेट, उसने अपनी सर्वाइवबिलिटी के लिए स्ट्रगल किया और उसने अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखा। और आपको एक बात बताऊं कि बेंजामिन नेतन्याहू इस बार जब सत्ता में आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मैं गाज़ा पे नहीं जाऊंगा, मैं लेबनान पे नहीं जाऊंगा। उन बातों को मैं अगर छोड़ भी दूं 1 मिनट के लिए, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि हमको एक ग्रेटर इजराइल चाहिए। ग्रेटर इजराइल का उनका मतलब था कि जो अभी टेरिटरीज हैं उनको हमें एक्सपेंड करनी है। Okay. देखिए ये भावना, देखिए ये भावना आती है जर्मनी के उसी हिटलर से कि अपनी एक्सपेनिस्ट पॉलिसीज जो हैं, मतलब मैं क्या करूंगा, दूसरे के ज़मीन को अपनी ज़मीन में शामिल करके और क्या करना, और स्ट्रांग होना है बेसिकली। यस, मैं ऑक्युपाई कर लूँगा। और उसी का इम्प्रेशन आप समझिए, उसी का इम्प्रेशन है गाजा इवेंट। बिल्कुल। आज ये बताइए कि सारी कहानी फ़िलिस्तीन की ज़मीन पे है। हाँ, फ़िलिस्तीन का कहीं जिक्र सुना आपने? फ़िलिस्तीन के लिए कोई बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है ना। बिल्कुल, सिर्फ ईरान, इजराइल, यस, और एवरीवेयर अमेरिका। एवरीवेयर। अब ये ईरान का जो रिटेलिएशन है, वो देखो अपने तरह का रिटेलिएशन है। लेकिन वॉर से इकोनॉमिक पे भी एक बड़ा असर पड़ रहा है, जी बिल्कुल, है ना? क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर बात करें तो इकोनॉमिक सीधे वहीं से शुरू होती है। उसको अगर डिटेल से अगर समझें, देखिए मैं आपको इस बात को समझाने के लिए इसकी पृष्ठभूमि बता दूं थोड़ी सी। 20% ऑयल, नेचुरल गैस, उसका ट्रैवल होता है हॉर्मुज़ से। जी हॉर्मुज़ पे कंट्रोल, क्योंकि ये फिलहाल तो फारस ईरान की पे- खाड़ी और ओमान के बीच का है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि पेट्रोल सिर्फ हम एक सोर्स ऑफ एनर्जी जैसा ही फील करें, ऐसा नहीं है। पेट्रोल का मतलब क्या है, क्योंकि वहाँ से जो ट्रेड होता है वो क्रूड ऑयल होता है। हाँ, वो तो कच्चा तेल कच्चा है तेल basically, होता है। बिल्कुल। अपने प्रोसेस में क्या क्या वो निकालेगा, एविएशन फ्यूल निकालेगा, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, कोलतार, LNG भी शायद। यस एट द मोस्ट। हाँ, फिर प्लास्टिक के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, जी ठीक है। हाँ, फर्टिलाइजर्स अगर नहीं होंगे, फर्टिलाइजर का एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब है कि मोटे मोटे तौर पर कोई भी इकोनॉमी बिना क्रूड ऑयल के उस तरह से चलना मुश्किल है। अब रही बात प्रभाव की, तो 20% के आसपास जो वर्ल्ड ट्रेड है उसका निकलता है इस रीजन से। अब इस रीजन को अगर थोड़ा मैप में आप देखें, मैं क्योंकि इसको मैप से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल। तो आप देखिए कि पर्शियन गल्फ है, ये अगर उसका कोस्ट है वो है ईरान कोस्ट, ठीक है। पर्शियन गल्फ का ईस्टर्न पार्ट हो गया। वेस्टर्न पार्ट आपके मिडल ईस्ट के जो भी और आपके कंट्रीज़ हैं, हाँ, कतर है, बहरीन है, यूएई है, ठीक है, ये सारी सिचुएशन आती है। अब इस बात को ऐसे देखिए कि सिर्फ उसका ट्रेड नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी बहुत दिनों से सैंक्शनड है। जी वो तो लिमिटेड जो भी सैंक्शन कंसर्न में जो भी एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता है। बाकी ट्रेड किसका हो रहा है? और कंट्रीज़ का ट्रेड हो रहा है, सारी और कंट्रीज़ का ट्रेड हो रहा है ना। तो वो एक, तो उसके लिए तो कभी भी फायदे का सौदा वैसे नहीं था। हाँ, वो जो ट्रेड रूट है वो सीधे तौर पे पूरे ग्लोब को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो लगभग 38 किलोमीटर का सकरा रास्ता है। 30 से 38 किलोमीटर की दूरियों का वो एक छोटा सा ब्लॉकेड है। या फिर ऐसे समझिए कि एक शहर है, उस शहर को बीच में नदी है और शहर का एक दूसरा हिस्सा है, उस पर अगर हम पुल बना दें और फिर उस पुल को रोक दें, जी आप उस पुल को रोक दीजिए, क्या दोनों के बीच में संपर्क बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। बिल्कुल। तो ये वैसी स्थिति है जब उसको लगा कि इस अटैक पूरी सिचुएशन में जो भी, क्योंकि देखिए वॉर में एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, जी ठीक है। तो उस वॉर सिचुएशन में ये भी एक स्ट्रैटेजिक मूव है उसका, ताकि वो कंट्रोल कर सके उन चीज़ों को और उसको उतना एक्सेस नहीं दे, फोर्सेस को इतना एक्सेस नहीं दे पाए, ताकि कहीं न कहीं ये कंट्रोल होगा, पूरी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी पे कंट्रोल होगा।
इन सब चीज़ों में मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि डिपेंडेंसी इंडिया की और उसकी जो कंडीशन है, क्या आगे क्रिटिकल हो सकती है या तब क्या होगा? मैं इसको वॉर सिचुएशन कहता हूँ। जी। तो वॉर सिचुएशन जब से हुई 28 फरवरी 2026, ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे आए कि अगर आप इसको कॉरलेट करेंगे तो आपको खुद लगने लगेगा कि कुछ चीज़ें हमारी तरफ से हाँ वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। जैसे कि पावरफुल स्टैंड कहीं पावरफुल स्टैंड आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, स्टैंड के मैटर पे एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारी मिलान एक्सरसाइज हुई थी विशाखापट्टनम में, हमने इनवाइट किया था सभी कंट्रीज़ को। मिलान एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज होती है जिसमें सारे देशों की नेवल फोर्सेस अपने शिप्स लेकर के आती है। जी। जब नेवल एक्सरसाइज होती है तो गन डाउन्स होते हैं। गन डाउन मतलब उसमें वॉर जो एक्टिव हेड्स हैं, वॉर हेड्स होते हैं, मतलब एक्टिव उसमें नहीं होते मोड में। शिप्स अपने तरीके से आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के बाद में चले जाते हैं। जी। तो ये फरवरी का लास्ट वीक चल रहा था और मिलान एक्सरसाइज के लिए हमने इनवाइट किया था, उसमें यूएसए भी था। अब यूएसए ने अपना शिप नहीं भेजा उस एक्सरसाइज में, वो यूएसए नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। ईरान ने अपना शिप भेजा, उसके टोटल 3 आए, जिसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी था और 2 शिप और थे जिसमें से एक देना था, जी। जिसको IRIS देना कहते हैं। जैसे हम लोग इंडियन नेवल शिप कहते हैं वैसे ईरानियन नेवल शिप जो था। IRIS जब आता है और यहाँ से जब मूव करता है, एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद वापस जा रहा था, अब जाता है, उसके बाद में वो श्रीलंका को क्रॉस करता है और उसको टॉर्पीडो करके और अमेरिका ने उसको डुबो दिया। उस पे उस समय जैसे मोटे मोटी जो अभी तक नंबर आया है हमारे सामने, वो लगभग 170 के आसपास मरीन्स उस पे थे। उस पे मोटे तौर पे कहा गया कि 35-36 के आसपास को रेस्क्यू किया गया और बाकी सब मर गए। अब मेरे 2-3 सवाल हैं, मैं अपने व्यू हैं इस बात पे कि जब ये बात हुई, ये मॉर्निंग के टाइम की बात है, नियर अबाउट 4 आवर्स पे, मतलब मॉर्निंग सुबह के 4 बजे के आसपास की बात होगी या उससे पहले की, और ये क्रॉस कर रहा था 32 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम श्रीलंका, जो उसका हमनतोता वाला जो वो है, सॉरी गाले पोर्ट के पास से निकल रहा था। ओके। ठीक है, अब अगर उसको हम लोग ये माने तो उसने सिग्नल्स दिए थे, इंडिया को भी सिग्नल्स दिए थे, श्रीलंका को भी सिग्नल्स दिए थे, जबकि वो अटैक हो चुका था। पहले उसने रेस्क्यू के लिए ऐसे बोला कि आपको एंकर के लिए मुझे सपोर्ट दें, तो किसी ने कोई ऐसा रिप्लाई नहीं दिया। मोटी सी बात है कि भारत ने उस वक्त सपोर्ट नहीं किया। तो श्रीलंका से रेस्क्यू ऑपरेशन आया 32 से, हाँ, सुबह 4 बजे। इंडिया को जैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंडिया थिंकिंग अबाउट टू रेस्क्यू ऑपरेशन, मैं करूँ नहीं करूँ, क्या करना चाहिए मुझे। हाँ, अभी इवन इंडियन नेवी ने, नेवल ऑफिशियल्स ने, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टेटमेंट आए। सो आई हैव नो कंसर्न अबाउट दिस वन, बट मेरा एक सिंपल सा वो था कि मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास हाँ आपकी तरफ से एक्शन स्टार्ट होता है। किसके लिए? कि वो आपका गेस्ट था। और एक्सक्यूज़ किस बिहाफ पे हो रहा है? कि वो मेरी टेरिटोरियल वाटर में नहीं था या मेरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको EEZ कहते हैं, मेरे उस टेरिटरी में नहीं था। अब ये बताइए कि मॉरलिटी क्या कहती है? आप अनक्लोज छोड़ दीजिए, कानून कायदे सब छोड़ दीजिए। मैं आपके घर आया था, आपने मुझे बुलाया और मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ और मैं कहूँगा कि अब मेरे गांव की टेरिटरी से बाहर चले गए या कहीं और चले गए, सो आई हैव नो कंसर्न टू यू। बिल्कुल। ये व्हाट दिस मतलब मुझे ये थोड़ा सा समझने में वक्त लगेगा अभी, शायद मैं इस बात को अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कुछ बड़ी वजह रही हो इसके पीछे, जो शायद आपको मुझे ना पता हो। बिल्कुल भी हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। हाँ, लेकिन अभी मैंने एक चीज़ का और जिक्र किया था। मौसी जब एक्सरसाइज जब हुई तब ऑफिशियली इनविटेशन रचा और उन लोगों को रहे, लेकिन आप थोड़ा सा उसको सर्च कीजिएगा, IRIS दहलवी ने ट्रैवल किया श्रीलंका से, वो साउथ अफ्रीका से, कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। तो मीना सर, ये देना वाली जो घटना हुई, इसके बाद आपको लगता है कि इंडिया को कहीं स्टैंड करना चाहिए था किसी जगह पे, या उस जगह पे स्टैंड उन्होंने नहीं लिया, तो उससे आगे की कुछ चीज़ें प्रभावित होंगी? तो इस अगर पूरे अगर सिनेरियो को समझा जाए तो मतलब कैसे इसको समझा जाए? देखिए, देना का जो इंसिडेंट होता है और उसके बाद जो हमारे
जो भी ऑफिशियल नोट आते हैं और नेवल जो इंडियन नेवी है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और ये सारी बातें हुई। लेकिन मेरा सिंपल जो आपसे कहना था वो कि इस बात को अगर सरल तरीके से भी एक कॉमन मैन भी समझ के वो चीज़ कह सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक इंडियन ओशन जो है वो हमारे लिए कोर्टयार्ड की तरह है। तो आपको मैं 2 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताता हूँ। एक होता है इंडियन ओशन कमीशन, जिसमें अभी इंडिया स्ट्रगल कर रहा है कि उसमें 6 मेंबर्स हैं। वो बेसिकली अफ्रीकन साइड में जो इंडियन ओशन के वेस्ट जोन है उसके कंट्रीज़ हैं। और बाकी जो मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आयोरा, जिसको इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कहते हैं। और अभी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की लीडरशिप इंडिया के पास थी लास्ट टाइम में, ठीक। अब उसमें क्या होता है, रेगुलर डायलॉग्स चलते हैं और इसमें हमने फ्रांस को भी सपोर्ट किया और फ्रांस को बीइंग ए मेंबर हमने सेशेल्स के नाम पे फ्रांस की उस क्लेम को हमने अप्रूव करवाया और सारी चीज़ें हुई। तो कहने का मतलब है, आप सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो, आप लॉजिस्टिक इंगेजमेंट की बात करते हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सप्लाई एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और सारी चीज़ों की बात करते हो। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, आप इस बात को समझिए। जब देना का इवेंट होता है और देना का इवेंट श्रीलंकन गाले कोस्ट उससे थोड़ी दूरी पर होता है, लगभग 40 नॉटिकल माइल्स पे वो हुआ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो डिस्टेंस होता है वो 200 नॉटिकल माइल्स होता है, जिसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की परमिशन होती है किसी भी कंट्रीज़ को। ये अनक्लोज रूल है यूनाइटेड नेशन का, जो एक अनक्लोज होता है उसका एक रूल है। तो उन बातों को छोड़ दें, तो मोटी मोटी बातें आप समझिए, समझने का कोशिश कीजिए आप कि ये जो इंसिडेंट हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी लीडरशिप का जो हम लोग क्लेम करते हैं, जो हम कहते हैं कि इस पूरे इंडियन ओशन में इन इटसेल्फ, देखिए इस वर्ड, इस शब्द को समझिए, इंडियन ओशन, इसका मतलब हमारा क्लेम है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप पूरे जितने भी एक्शंस कर रहे हैं, जितने भी इंगेजमेंट के, मालदीव की गवर्नमेंट के इशू हो, श्रीलंकन गवर्नमेंट के इश्यूज़ हों, ये सारे चीज़ों में मेडागास्कर हमारे टाइज़ हैं, या और कंट्रीज़ के हमारे साथ, मॉरिशस के साथ हमारे टाइज़ हैं, या जो भी हमारे रिलेशंस हैं, उन सारी सिचुएशन में हमको समझने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया एज ए लीडर अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप किसी जगह में, एक परिवार या एक किसी समाज में, किसी जगह पे, वो जगह है इंडियन ओशन, उस इंडियन ओशन में जब आप अपनी लीडरशिप की क्लेम करते हो, तो क्या आपको ये ठीक लगता है कि आपका इनविटेशन पे आया हुआ शिप, उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, कल को आप सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ लेते हो कि ये हमारी टेरिटरी से अवे था, ये हमारे उसका कंसर्न नहीं था। अगर कंसर्न नहीं था तो मेरा एक दूसरा एक पहलू है उस बात को सोचने का। जी। एक शिप था वांग फाई, जो चाइना का शिप था और श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट पे आया था। हम्बनतोता पोर्ट पे आता है, इंडियन ने सारे उस पे जितने भी स्ट्रेटेजिक जहाँ डायलॉग होने थे और सब लेवल पे उसका अपोज किया। यस, एग्री। वो शिप बेसिकली ये इस बात पे था कि बहुत सारे सेंसर्स थे उसके पास और सारी चीज़ें थी, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को थ्रेट था, इट वाज अ सिक्योरिटी कंसर्न, वी एग्री। लेकिन उसने क्लेम किया था कि वो डेप्थ के बॉटम, जो सी बॉटम होता है, सी बॉटम रिलीफ्स जो होती हैं, उसके स्टडी के लिए आया हुआ था। आपने तब क्यों ये क्लेम नहीं किया कि वो टेरिटोरियल वाटर में नहीं था या ये इश्यूज़ नहीं थे? वो तो श्रीलंका शिप था, चाइना का, आया था श्रीलंका में, आपने क्लेम कर दिया। हाँ, उतनी ही दूरी पे तो वो शिप का हुआ, तो आपका क्लेम तो तब भी बनता था जी। हाँ, आप एक इंडियन ओशन में लीडर हैं तो क्लेम तो आपका, क्लेम नहीं क्या, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। आप उस बातों को छोड़ दीजिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक रेफरेंसेस को छोड़ दीजिए। एक आपका गेस्ट था, अगर वो वहाँ से गुजर रहा था, उसके साथ कुछ भी इंसिडेंट होता है, क्या आप नहीं मानते हैं कि ये एक हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल 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 एग्री। ठीक है, ये चीज़ें, ये इवेंट हुए, ठीक है, तो इट्स ये मेरा व्यू है। इस बिल्कुल आपका व्यू ठीक है, और मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि जो चीज़ें इंटरनली हमें ना पता हो, कोई और बड़ी वजह भी हो सकती है इन चीज़ों के पीछे, लेकिन आपका कहना भी बिल्कुल ठीक है, आपका व्यू है, बिल्कुल एक मॉरलिटी होनी चाहिए थी उस वक्त। हाँ, कुछ सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, वो कुछ देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहता हूँ जी। हाँ, हम लोगों ने एग्रीमेंट्स किए, मतलब हम लोगों ने साइन कर रखे हैं, म्योलासा और ये एग्रीमेंट्स हमारे अमेरिका के साथ हैं। अब मेरा इसमें एक विचार ये है
कि कॉनकासा और ये जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, इनका मतलब क्या है? पहले मतलब समझा देता हूँ, तब शायद इसका रेफरेंस समझ में आएगा। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी नेवल एक्सरसाइज या कोई भी स्ट्रेटेजिक एक्शंस हम आपके इसमें करते हैं, या इंडिया करता है या अमेरिका करता है, तो हम दूसरे को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। लियोमा और कॉन्कॉस के अगर एग्रीमेंट के आप पार्टी हैं, अमेरिका और इंडिया में वो एग्रीमेंट हुआ है, और अगर आपका कोई भी एक्शन होता है, इसका मतलब अगर यहाँ कोई भी आप डिफेंस एक्शन कर रहे थे, कोई भी नेवल एक्शंस कर रहे थे, तो अगर आप पार्टी थे तो आपको अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी इंडिया को। आपने वहाँ अटैक किया, आपने टारपीडो किया और आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की और वो शिप वहाँ से चला गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी हमारा फेल्यूर था कि वो एग्रीमेंट क्या अभी एक्टिव हैं या नहीं है।